Next topic is heat engine. So last time we have done first law of thermodynamics. So the next topic is heat engine. So इसमें हमने first point लिखना है the device which converts heat energy into mechanical energy. The device which converts heat energy into mechanical energy. तो वो device जो heat energy को mechanical energy में convert करे, उस device को हम क्या कहते हैं? Heat engine कहते हैं. The device which converts heat energy into mechanical energy is called heat engine. Next is the second point. हमने इसमें क्या लिखा था? The steam engine and petrol engine are the example of heat engine. कि जो पेट्रोल इंजन है या स्टीम इंजन है, ये हीट इंजन की ही टाइप्स होती हैं. और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि किस प्रिंसिपल पे, किस असूल पे हीट इंजन वर्क करता है. So the basic principle of heat engine is that the heat always flow from hot body to cold body due to temperature difference. Heat always flow from hot body to cold body. कंस्ट्रक्शन में कि हीट इंजन की जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स. फर्स्ट वन इज हाई टेम्परेचर रिजर्वर या हॉट बॉडी या हीट सोर्स भी से हम कहते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में HTR, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर. तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ वेरी लार्ज रिजर्वायर ऑफ हीट which can supply heat Q1 at a high temperature T1 to the system or engine. तो high temperature reservoir is a heat source that provides heat energy to the engine. यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं that provide heat energy at a high temperature T1 to the engine और वर्किंग सब्सटेंस जो भी है. तो सबसे पहला जो पार्ट होता है हीट इंजन का, वो हॉट बॉडी या हीट सोर्स या इसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं. और उसका काम क्या होता है कि इंजन को या वर्किंग सब्सटेंस को हीट सप्लाई करना. और आपने याद रखना है इसका हीट टेम्परेचर कितना होगा, T1, और ये कितनी हीट सप्लाई कर रहा है, Q1 टू द सिस्टम. सेकेंड पार्ट ऑफ हीट इंजन इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर, या इसको हम कोल्ड बॉडी कहते हैं या हीट सिंक कहते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ द हीट इंजन इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर और कोल्ड बॉडी या हीट सिंक भी इसे कहते हैं, या इसको LTR कहते हैं. देखिए, हॉट बॉडी का मतलब हीट सोर्स, और जो कोल्ड बॉडी है उसका मतलब हीट सिंक. हॉट बॉडी हीट सप्लाई करेगी, कोल्ड बॉडी में वो हीट जाएगी जो वेस्टेड होगी. तो इन हीट इंजन LTR means low temperature reservoir is very necessary. The temperature difference between hot body and cold body is responsible for the heat flow. देखिए, अगर आपके पास एक हॉट बॉडी होगी और दूसरी कोल्ड बॉडी होगी ना, तो तभी हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है. तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा इन दोनों बॉडीज़ में, उतना ही हीट ज़्यादा फ्लो करेगी. ठीक है. सो इन हीट इंजन LTR इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि अगर LTR नहीं होगा तो हीट फ्लो ही नहीं करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू अदर. तो इसलिए कोल्ड बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है इन हीट इंजन. द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन HTR एंड LTR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट फ्लो. इसकी वजह से ही तो हीट फ्लो करेगी. नेक्स्ट, LTR is very large reservoir at low temperature T2 into which heat Q2 is rejected. मतलब Q1 hot body से heat आ रही है. Q1 is the heat that supply by the hot body. उसमें से कुछ हीट तो वर्किंग सब्सटेंस वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाएगी, और वो वेस्टेड कितनी है, Q2 है. तो इसका मतलब है फिर वर्क कितना होगा, Q1 में से Q2 को आप माइनस कर दें तो ये हमारे पास वर्क आ जाएगा. तो पहला पार्ट जो होता है हीट इंजन का वो है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, या जिसको हम हॉट बॉडी कहते हैं.
दूसरा है लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसको हम कोल्ड बॉडी कहते हैं, और उसका काम क्या होता है कि जितनी हीट वेस्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, वो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी, कोल्ड बॉडी की तरफ सिंक हो जाएगी। नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द हीट इंजन इज वर्किंग सब्सटेंस, मतलब जिसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिसने हीट इंजन को चलाना है। तो इन हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। तो हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस जो है वो हीट एनर्जी को बेसिकली वर्किंग सब्सटेंस में मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो वर्किंग हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, और ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन मोस्ट ऑफ द हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस इज अ गैस। आपने गैस नॉर्मली लेते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, एक्सपैंड होगी, एक्सपेंशन से पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा एंड देन गोज डाउन, इस तरह पिस्टन अप एंड डाउन मूव करने लग जाता है। नेक्स्ट इज इट एक्सट्रैक्ट वर्क फ्रॉम हीट एनर्जी, कि जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो हीट एनर्जी में से वर्क को एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करेगा। और किस हीट एनर्जी को, दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम एच टी आर टू एल टी आर, जो एच टी आर से एल टी आर की तरफ फ्लो कर रही होती है। नेक्स्ट, इट continuous for continuous supply of work heat engine is made cyclic, और क्योंकि हम चाहते हैं कि continuously इंजन वर्क करे, ठीक है, तो आपके पास हीट इंजन जो है वो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करेगा। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहां से पिस्टन मूव करना स्टार्ट किया था दोबारा वहीं पे वो वापस आता है, इस तरह कॉन्टिन्यूसली वो अप एंड डाउन क्या करेगा, मूव करता रहेगा एक साइक्लिक प्रोसेस में। और जब भी बच्चे कोई साइक्लिक प्रोसेस होता है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। तो आपने याद रखना है जितने भी इंजन हैं वो एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करते हैं, मतलब जहां से उनका पिस्टन स्टार्ट हुआ, एक्सपैंड होके ऊपर जाएगा, फिर दोबारा उसने उसी जगह पे वापस आना है, फिर नेक्स्ट स्टेट में वो ऊपर जाएगा, फिर अगली स्टेज पे वो वापस आएगा, ताकि वो कॉन्टिन्यूसली अप एंड डाउन मूव करे उसका पिस्टन, जिसकी वजह से जो इंजन है वो कॉन्टिन्यूसली आपको मैकेनिकल वर्क करके देगा। ठीक है, सो दिस इज these three are the main parts of the heat engine. First one is hot body HTR, second one is LTR, and the third one is working substance. अब इसकी जो मेन सिंपल डायग्राम है, सबसे पहला पार्ट क्या है, HTR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसको हम हॉट बॉडी कहेंगे, उसका टेम्परेचर कितना है T1, और उससे हीट कितनी हम सप्लाई कर रहे हैं, वो कितनी हीट सप्लाई कर रहा है Q1, इसको, इंजन को। नेक्स्ट, इंजन जो है उस हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा, और यूजफुल वर्क इज W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। Q1 इज द हीट सप्लाई फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो सेकंड आपके पास आ जाता है LTR। LTR बेसिकली लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, जिसमें रिजेक्टेड हीट और वेस्टेड हीट आ रही है, और वो कितनी है Q2, और इसका टेम्परेचर कितना है T2 आ जाता है। और आपने याद रखना है द टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, और इसी तरह हम लिख लेते हैं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है। अब जो इंजन है वो वर्क जो करेगा वो Q1 में से Q2 तो उसने वेस्ट कर दी, तो बाकी जो बचेगी वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होगी। मतलब जैसे अगर 100 जाउल आपने हीट एनर्जी सप्लाई की है, उसमें से 70 वेस्ट हो गई, तो 100 माइनस 70 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 30। उसका मतलब है 30 यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुई होगी। तो एच टी आर से हीट आ रही है, एल टी आर में रिजेक्ट हो रही है, और इंजन कुछ एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कोई भी इंजन 100% आइडियल तो नहीं है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी को ज़रूर वेस्ट करेगा, तो वो जो वेस्टेड है वो हम एल टी आर में कंसिडर कर रहे हैं कि वो जाएगी। अब इसकी जो वर्किंग है, या आप कह सकते हैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आपने बनानी है, तो जो इनपुट एनर्जी है वो आपके पास कितनी है Q1, जो हमने हॉट बॉडी से सप्लाई की, और हमें आउटपुट क्या चाहिए था कि इंजन वर्क करे, पिस्टन अप एंड डाउन मूव करे, तो वर्क इज Q1 माइनस Q2 विच इज द आउटपुट। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, इसी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए
ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी कर सकते हैं, विच इज डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब हमें पता है इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू क्या होता है, देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास डेल्टा क्यू यू को हमने ज़ीरो कर दिया, और अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू ओनली, एंड डेल्टा क्यू इज क्यू वन माइनस क्यू टू। क्यू वन वो हीट जो एल टी एच टी आर से आ रही है, और माइनस वो हीट जो एल टी आर में वेस्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, वो हमारे पास क्यू वन माइनस क्यू टू करेंगे तो आपके पास वर्क आ जाएगा। अब तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाती है, आउटपुट ऑफ हीट इंजन। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी आप कैसे निकालते हैं, आउटपुट या रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट। आउटपुट तो हमें सिर्फ उससे वर्क चाहिए, तो आउटपुट की जगह हमने वर्क लगा देना है। इनपुट इज जो हमने हीट सप्लाई की, दैट इज क्यू वन। आउटपुट इज क्यू वन माइनस क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन मल्टीप्लाई बाई 100। अब अगर आप Q1 को सेपरेटली डिवाइड करें तो ये इसको मतलब Q1 ओवर Q1 लिख देंगे, माइनस Q2 ओवर Q1 लिख देंगे। Q1 से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। इन टर्म ऑफ टेम्परेचर हमें पता है जब Q2 था तो टेम्परेचर T2 था, और Q1 के वक्त द टेम्परेचर इज Q1। So in term of temperature, the efficiency becomes 1 minus T2 over T1 multiplied by 100. Next is comparing equation 1 and 2. We can also write the equation 1 and 2 as Q2 over Q1 equals T2 over T1। मतलब अगर देखें एफिशिएंसी की जगह एफिशिएंसी आ रहा है, 1 की जगह पे 1 है, 100 की जगह पे 100 है, तो अगर आप कंपेयर करें तो Q2 ओवर Q1 की जगह पे दूसरी इक्वेशन में T2 ओवर T1 आ रहा है। अब अगर आप इक्वेशन 1 को देखें, अगर Q2 ज़ीरो हो जाए, अगर Q2 बचे ज़ीरो हो जाए मतलब कोई भी हीट वेस्ट ना हो, तो अब देखें ये वाला फैक्टर तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम्स 100। इसका मतलब है अगर कोई हीट LTR में ना जाए तो फिर एफिशिएंसी 100% होगी। तो इसी को मैंने MCQs में लिखा है, इफ एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 100% आप चाहते हैं, ये उसी टाइम होगी जब Q2 ज़ीरो हो या T2 ज़ीरो हो, मतलब कोई भी हीट LTR में वेस्ट ना हो, मींस इफ नो हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। इसी तरह अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, efficiency is increased by increasing the temperature of source। सोर्स का टेम्परेचर आप बढ़ा दें, एंड डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। जितना T1 ज़्यादा होगा उतनी हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट, इफ द रेट Q2 ओवर Q1 और T2 ओवर T1 इनकी वैल्यू कम हो, डिक्रीज हो जाए, इनकी पूरी वैल्यू ही डिक्रीज हो जाए, देन एफिशिएंसी विल इंक्रीज। तो फिर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। मतलब आप इक्वेशन को देखें, अगर ये वाला फैक्टर जितना कम होगा उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जितनी हीट कोल्ड बॉडी में नहीं जाएगी, कम जाएगी, उतनी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। और याद रखें जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी 25 to 30% होती है, और जो डीजल इंजन है उसकी एफिशिएंसी 35 to 40। तो दिस इज द हीट इंजन। हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, और हीट इंजन का जो प्रिंसिपल है दैट हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो उसका मतलब है हमें एक हॉट बॉडी लेनी होगी और एक कोल्ड बॉडी, और उसके बीच में हमें कोई वर्किंग सब्सटेंस रखना होगा जो हीट मिलने की वजह से एक्सपैंड हो। जितना हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जितना कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होगा उतनी हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। तो ये हमारे पास हीट इंजन का टॉपिक कंप्लीट होता है।